Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor, and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. So I hope आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी and I have got a new series for you for the subject audit. तो जैसा कि आपको पता है इंस्टीट्यूट ने अभी हाल ही में रिलीज किए हैं मॉडल टेस्ट पेपर्स फॉर ईच लेवल ऑफ सीए एग्जाम्स, दैट इज सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल. अब ये जो मॉडल टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट ने रिलीज किए हैं ये सब्जेक्ट वाइज है एंड हर सब्जेक्ट में आपको 7 to 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स देखने को मिलेगा फॉर सीए इंटर. अब मैम क्या है इन मॉडल टेस्ट पेपर्स में? तो इन मॉडल टेस्ट पेपर्स में कोई नए क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि दे आर जस्ट अ कंपाइलेशन ऑफ पास्ट एमटीपीज, आरटीपीज एंड पास्ट पेपर्स जो कि न्यू सिलेबस में हो चुके हैं. तो इन मॉडल टेस्ट पेपर्स को पूरा पूरा आपको वापस सॉल्व करा के सेंस नहीं बनता, बिकॉज यू मस्ट हैव ऑलरेडी रेफर टू दीज एमटीपीज एंड आरटीपीज एंड पास्ट पेपर्स. सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस जिसका डिफिकल्टी पैरामीटर थोड़ा हाई है, यानी अगर आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम्स में तो हो सकता है आप उसको करेक्टली आंसर नहीं कर पाए. तो मैंने क्या किया है, मैंने मॉडल टेस्ट पेपर्स में जो बेस्ट क्वेश्चंस है उनको पिक आउट किया है. आज से हम स्टार्ट करेंगे एक 8 डे सीरीज जहाँ पे एवरी डे हम एक मॉडल टेस्ट पेपर लेंगे. उसके जितने भी अच्छे क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट आउट किए हैं उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बढ़े एंड कल को आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको इनकरेक्टली सॉल्व नहीं करें. मॉडल टेस्ट पेपर के साइड में मैंने लिख दिया है जिस भी एमटीपी आरटीपी से उसका रेफरेंस लिया गया है. जैसे अगर मॉडल टेस्ट पेपर 1 की बात की जाए तो वो एमटीपी फॉर May 24 से लिया गया है, तो मैंने यहाँ पे उसका रेफरेंस दे दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वो जाके वो एमटीपी रेफर कर सकता है एंड अगर चाहे तो उसको पूरा सॉल्व भी कर सकता है. मैम क्या इन मॉडल टेस्ट सीरीज में या मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज में हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले हैं? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर डे हम सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे. अगर मुझे ऐसा लगा कि कोई मॉडल टेस्ट पेपर में केस सिनारियो बहुत अच्छा है, कोई एमसीक्यू बहुत अच्छा है, तो वो भी मैंने पिक आउट किया है. सो दिस सीरीज इज नॉट जस्ट सोली फोकस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, पर अगर कोई अच्छा केस सिनारियो है तो वो भी हम सॉल्व करेंगे. So if you are a CA inter aspirant who wants to score good in the subject audit, then this series is a must for you. क्योंकि रिविजन तो होगा ही, प्लस जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उनको पढ़ने का तरीका समझ में आएगा, कैसे आंसर करना है ये समझ में आएगा एंड लास्टली कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. तो ऑडिट में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन होता है कि एक कॉन्सेप्ट उन्होंने जैसा पढ़ लिया वैसा ही उसका मीनिंग है या वही सही है. तो कई बार ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से भी स्टूडेंट्स टेंड टू लूज मार्क्स. तो वो सब जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी इन सीरीज में सॉल्व हो जाएगी. सो आज है हमारा डे 1 एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 1 के क्वेश्चन. आज हम एक केस सिनेरियो सॉल्व करेंगे एंड 4 से 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स दे दिए हैं, उसमें कीवर्ड्स भी हाईलाइट कर दिया है ताकि घर पे जब आप इसको सॉल्व करिए तो आपको पता चले किन वर्ड्स पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है. तो आइए शुरू करते हैं डे 1 ऑफ आवर मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज. सबसे पहले आता है केस सिनेरियो. Dhanush, a CA student undergoing articles, is a part of an engagement team conducting audit of Test Enterprise Private Limited. The company is engaged in the business of conducting aptitude and language tests every fortnight at centers spread all over major cities of the country for Indian students desirous of applying to foreign universities. It also sells books containing model test papers for the benefit of students. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, धानुष करके एक CA स्टूडेंट है एंड वो टेस्ट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट कर रहा है. ये जो टेस्ट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड है ये क्या करती है, तो इनका काम यही है कि जो मॉडल टेस्ट पेपर्स है वो बेचना एंड जो भी स्टूडेंट्स है जिनको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है उनके लिए टेस्ट कंडक्ट करवाना. The company has a substantial number of computers at each center to enable seamless experience for the students appearing for standardized aptitude and language tests. The company has acquired new identifiable software involving substantial expenditure for conducting tests during the year, which is expected to drive company's revenue in upcoming year. At the time of taking a test, a CD containing software is run in each system for enabling students to take tests. Cost of CD without software is nominal.
तो ये जो इतनी कहानी ये बता रहे हैं आपको, ये इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ जाए जो सॉफ्टवेयर है वो आइडेंटिफाइबल इंटैंजिबल एसेट है। अगर आपने आइटम्स ऑफ एफएस पढ़ा होगा तो उसमें एक आइटम इंटैंजिबल एसेट का भी है एंड उसमें बताया गया है कि अगर अगर आपको जो इंटैंजिबल एसेट है वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहा है एंड अदर कंडीशंस मीट कर रहा है तो उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज एन इंटैंजिबल एसेट। एंड यहाँ पे सॉफ्टवेयर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी दे रहा है एंड सॉफ्टवेयर की वैल्यू भी ज़्यादा है। इनफैक्ट जो हार्डवेयर उसके साथ एसोसिएट हो रहा है उसको भी हम इंटैंजिबल एसेट मानेंगे, यानी सीडी को भी हम इंटैंजिबल एसेट मानेंगे बिकॉज कॉस्ट ऑफ सीडी विदाउट सॉफ्टवेयर इज nominal. The revenue of the company during the year 23-24 was rupees 50 crores, rupees 45 crores from fees charged from students and rupees 5 crores from sale of books. Besides, company has also received rupees 10 lakhs as an interest on investments during the year. The company has a history of profitable operations. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आपको बता रहा है जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है उनका अमाउंट है रुपी 50 crores एंड जो अदर इनकम है उसका अमाउंट है रुपी 10 lakhs. During the course of audit, it is noticed by Dhanush that the computers form significant chunk of PP items in the financial statements of the company. The company has taken useful life of the computers consisting of desktop for 3 years. However, depreciation charged on computers in financial statements of a company is higher than depreciation allowable under income tax law. It is resulting in lower accounting income as per books of accounts as compared with taxable income under income tax law. तो यहाँ पे जैसा आपको पता है डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड डेप्रीसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट बहुत बार अलग होता है, तो इट रिजल्ट्स इन डिफरेंट प्रॉफिट्स, दैट इज डिफरेंट अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड डिफरेंट टैक्सेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे इस कंपनी के साथ भी यही हुआ है एंड इनकम टैक्स के हिसाब से जो उनका प्रॉफिट है वो ज़्यादा है तो उनको आज ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आपको पता है कि अकाउंटिंग इनकम से ज़्यादा आपका टैक्सेबल इनकम है, आप आज ज़्यादा टैक्स दे रहे हो तो आप क्या करते हो, DTA यानी डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते हो, यानी आज का सजा और कल का मजा। आज आप ज़्यादा टैक्स दे रहे हो, बाद में आप इसको रिडीम कर सकते हो। During the course of audit, he notices the cost of CD along with software cost is treated as an intangible asset by the company. बिल्कुल सही किया, मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट है, प्लस जो हार्डवेयर एसोसिएटेड है उसका भी कॉस्ट बहुत नॉमिनल है तो हम उसको भी एज इंटेंजिबल एसेट ही मानेंगे। It is also a part of his program to verify PP register in accordance with audit program. On perusing the details in PP register, he finds that some computers have moved from one center to another center to meet business requirements. Further, many computers were disposed of or scrapped in earlier years. However, proper details in relation to movement and disposal or scrapping have not been entered in the PP register. When these items were physically verified by management during the year, it has resulted in material discrepancies. The management has properly dealt with such discrepancies in the books of account. तो अगर आपको याद हो कारों में पैरा 3 क्लॉज 1 जो है वो डील करता है पीपी के साथ एंड वो बताता है कि एक ऑडिटर को रिपोर्ट करना है वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन हैज बीन कंडक्टेड एट रीजनेबल इंटरवल्स एंड अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो मैनेजमेंट ने इसके साथ प्रॉपर्ली डील किया है कि नहीं, इसके बारे में भी उसको कारों के अंडर रिपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जितनी बातें हैं ये रिपोर्ट होंगी अंडर कारो इन पैरा 3 क्लॉज 1। अब हमने केस स्टडी में जितनी मार्किंग करनी थी वो कर ली है। अगर आपको भी ऐसे केस स्टडी पढ़ना है तो वन वीडियो इज ऑलरेडी अप ऑन द यूट्यूब चैनल की हाउ टू रीड केस सिनेरियोज, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे कम से कम टाइम में आप बेटर केस स्टडी रीडिंग कर सकते हैं जिससे आप सारे क्वेश्चन सारे MCQs बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले, considering depreciation provided in case scenario regarding accounting income as per books of accounts and taxable income under income tax law, choose appropriate responsibility of Dhanush. तो यहाँ पे आपसे पूछा है DTA बनेगा या DTL बनेगा, तो सबसे पहले AS29 के दोनों ऑप्शंस को कैंसिल कर दो। आपको पता है AS29 DTA DTL से डील नहीं करता, AS22 डील करता है। रही बात DTA और DTL की, तो हमने पहले ही बता दिया था यहाँ पे कि भैया DTA बनेगा। तो आप देख रहे हैं केस सिनेरियो रीडिंग से कैसे आराम से सारे MCQ सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी।
Keeping in view description provided in case scenario, which of the following statements is likely to be correct regarding accounting treatment of costs of CD and software acquired by the company to run tests? तो यहाँ पे हमने बोला था CD और सॉफ्टवेयर का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सही है, दोनों का एज इंटैंजिबल एसेट ही कंपनी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए. The company's accounting treatment of treating cost of CD with software cost as an intangible asset is not proper. तो भैया ये गलत है. The company's accounting treatment of treating cost of CD with software cost as an intangible asset is not proper. ये भी गलत है. एंड यहाँ पे भी इन्होंने कहा है not proper, तो ये भी गलत है. स्ट्रेट अवे ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर है. ये सब बातें आप ऑलरेडी अकाउंट्स में पढ़ के आ चुके होंगे, बट अगर आप आइटम्स ऑफ एफएस रेफर करेंगे तो इंटैंजिबल एसेट का जो स्टार्टिंग है उसमें भी ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है. As regards discrepancy noted in computer systems on physical verification by management as described in the case scenario, which of the following statement is most appropriate? The management has properly dealt with such discrepancies. However, Dhanush should bring it to the light of engagement partner as it may result in modification of auditor's opinion. नहीं, जब properly dealt है तो फिर क्या modification? ये तो गलत option है. The management has properly dealt with such discrepancies. However, Dhanush should bring it to the light of engagement partner as it entails specific reporting requirements for the auditor under Companies Act. जी बिल्कुल हाँ, मैंने आपको बोला था कारों के अंडर इसकी रिपोर्टिंग होती है. The company has properly dealt with such discrepancy. Therefore, Dhanush should not do anything further. नहीं, ये भी गलत है. And the management has properly dealt with such discrepancies. However, Dhanush should bring it to the light of engagement partner as it is in the nature of misstatements that needs to be communicated and documented by auditor. तो ये भी गलत है. अब ये केस सिनारियो से आप ये एमसीक्यू तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप कारो अच्छी तरीके से पढ़ के गए हैं. तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी कारो में मिस मत करिए. कारो अभी बोथ फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये एमसीक्यू के लिए आपको कारो पढ़ के जाना होगा. सो ऑप्शन बी will be the correct answer. Which of the following statement meets requirements of law in respect of revenue from operations of the company? तो हमने बोला था इसकी revenue from operations कितनी होनी चाहिए. इसकी revenue from operations होनी चाहिए 50 करोड़ and 10 lakhs should be recognized as other income. तो आइए ऑप्शंस देखते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ 50 करोड़ शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. देखो रेवेन्यू का पॉइंट तो इन्होंने सही बोला, बट अदर इनकम के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो ये जो ऑप्शन है ना ये इनकम्प्लीट सा है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ 50.10 करोड़ शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. नहीं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ 50.10 करोड़ शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. ये भी नहीं. 50.10 करोड़ नहीं होगा, सिर्फ 50 करोड़ होगा. जो 10 lakhs है उसको एज अदर इनकम शो करना चाहिए. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ 50 करोड़ शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L. हाउएवर रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ बुक्स and fees charged from students should be disclosed separately in the notes. ये मुझे लग रहा है सही है. फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस सिनेरियो पे. द कंपनी हैज टेकन यूजफुल लाइफ ऑफ डेस्कटॉप टू बी 3 years. सच अ रिक्वायरमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर. तो शेड्यूल 3 में आपको पता है डिस्क्लोजर्स के बारे में बताया गया है, तो यूजफुल लाइफ के बारे में शेड्यूल 3 में तो नहीं बताया गया है. इट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ऐसा नहीं है. शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट में बताया जाता है इसके बारे में. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इसके बारे में येट अगर आप आइटम्स ऑफ एफएस पढ़ चुके हैं तो उसमें आप फिक्स्ड एसेट्स के अंडर ये बात पढ़ेंगे. इसके अलावा मुझे लगता है अकाउंट्स में भी शेड्यूल 2 का जिक्र आता है, तो आपको पता होगा डेप्रीसिएशन अंडर कंपनीज एक्ट इज प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल. तो केस सिनारियो हमारा हो गया है एंड आपको दिखा कि केस सिनारियोस हमने इतना स्मूथली इतना अच्छे से पढ़ा कि एमसीक्यू सारे हमारे फट हो गए. सो दिस इज वन टेक्निक दैट यू हैव टू फॉलो इन एग्जाम्स ऑल्सो. केस सिनारियो इतने अच्छे से पढ़िए कि आपकी एमसीक्यूज बहुत फटाफट हो जाए. अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे. तो सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, सुनीति अ सीए स्टूडेंट इज अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ कंपनी टिम प्राइवेट लिमिटेड. According to audit program, she is responsible for verifying purchases and PPE items appearing in the books of accounts from records or bills of the company. Besides, she has also been entrusted responsibility of to obtain written representation from management regarding carrying out physical verification of inventories during the year.
During the course of work, she finds that one purchase bill amounting to rupees 5 lakhs pertaining to Tim Industries has been entered in the books of Tim Private Limited. The management has refused to provide a written representation relating to physical verification of accounts during the physical verification of inventories during the year. She has brought it to the knowledge of engagement partner, who has decided to use lack of such representation as an audit evidence. Discuss whether each of the above constitutes as an audit evidence. State the reasoning for your answer. तो यहाँ पे आपको एक केस सिनारियो दिया गया है जहाँ पे बताया गया है सुनीति करके एक सीए स्टूडेंट है एंड वो टिम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑडिट कर रही है. उसको जो काम मिला है उसको काम मिला है परचेजेस और पीपी आइटम्स वेरीफाई करने का एंड उसको एक और जिम्मा दिया गया है रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने का फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर. यहाँ पे बोल रहा है कि उसको दो बातों का पता चला ड्यूरिंग ऑडिट. सबसे पहले टिम इंडस्ट्रीज की कोई बिल थी जो टिम प्राइवेट लिमिटेड में एंटर की गई थी या अकाउंट फॉर की गई थी. तो यहाँ पे कौन सा असर्शन आपका ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे कौन सा असर्शन एट फॉल्ट हो रहा है, तो अकरेंस असर्शन आपका एट फॉल्ट हो रहा है. अगर आपको पता हो पीएनएल में हम सबसे पहले चेक करते हैं अकरेंस असर्शन, यानी जितनी चीजें दिखाई है वो एक्चुअली हुई भी है या नहीं हुई है. तो यहाँ पे अगर हम टिम प्राइवेट लिमिटेड की बुक्स की बात करें तो भैया ये जो 5 लाख का बिल है ये टिम प्राइवेट लिमिटेड में रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, टिम इंडस्ट्रीज में होना चाहिए, बिकॉज ये चीजें टिम प्राइवेट लिमिटेड ने अकर नहीं की है ड्यूरिंग द ईयर. तो यहाँ पे जो आपका ब्रीच हो रहा है वो अकरेंस असर्शन ब्रीच हो रहा है. Next, the management has refused to provide a written representation relating to physical verification of inventory during the year. अब ये भी जो है ये भी एक ऑडिट एविडेंस है. मैम ये ऑडिट एविडेंस कैसे हुआ, तो हमने पढ़ा था ऐसे 500 में कि अगर हमें ऑडिट एविडेंस ना मिले, अगर हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन ना मिले तो भैया वो भी एक ऑडिट एविडेंस है. मतलब दैट इज एन इंडिकेटर कि मैनेजमेंट को झोलझाल कर रहा है. तो आपको इन दोनों केस सिनेरियोज का आंसर ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस के हिसाब से करना है. तो सबसे पहले केस सिनेरियो की बात की जाए तो आपको बताना पड़ेगा ऑडिट एविडेंस कंटेन्स बोथ इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स एंड कॉन्ट्रडिक्ट्स management's assertion. Audit evidence contains information that supports and contradicts मैनेजमेंट का assertion. तो यहाँ पे क्या सपोर्ट हो रहा है मैनेजमेंट का assertion? नहीं मैम, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है मैनेजमेंट का assertion. So this can be considered as an audit evidence. नेक्स्ट केस सिनेरियो की बात की जाए तो रिटन रिप्रेजेंटेशन ना मिलना भी एक इंडिकेटर है कि मैनेजमेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन में कुछ झोलझाल किया है या फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया है या फिजिकल वेरिफिकेशन सही से नहीं किया है. तो यहाँ पे मैनेजमेंट का रिफ्यूजल इज ऑल्सो एन इंडिकेटर कि फिजिकल वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ है. तो इवन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑडिट एविडेंस. यहाँ पे मोस्ट बच्चे जो गलती करते वे ये करते कि वो समझते ही नहीं कि क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, वो समझते ही नहीं कि ऑडिट एविडेंस के रिलेशन में इसको कैसे आंसर करना है. उनको जो मन करता वो वैसे आंसर कराते. तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस के हिसाब से आपको कैसे आंसर लिखना है. ये लाइन जब आप घर पे भी पढ़े तो हमेशा कंसेप्चुअली सही से पढ़िएगा कि ऑडिट एविडेंस में ना जस्ट वो इन्फॉर्मेशन आता है जो मैनेजमेंट के असर्शंस को सपोर्ट करे, बल्कि ऐसे एविडेंस जो मैनेजमेंट के असर्शन को कॉन्ट्रडिक्ट करे उनको भी हम ऑडिट एविडेंस मानते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. SQC dwells upon engagement quality control review as a part of system of quality control in the firm. Why is such a review required? For which types of engagement is EQCR mandatory? What should be the approach of firms for engagement for which EQCR is not mandatory? तो अगर आपने SQC पढ़ा होगा तो SQC आपको बताता है कि एक फर्म को क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन करना चाहिए सो एज टू इंश्योर कि जो भी वो एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें वो सब सही से काम करे, वो सब सही से एज पर स्टैंडर्ड्स करे एंड जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उससे कंप्लाई कर पाए. तो वहाँ पे उनका एक रिक्वायरमेंट कास्ट है EQCR का.
वहां पे उनका एक रिक्वायरमेंट कास्ट है EQCR यानी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का। अभी ये होता क्या है, तो ये कहता है कि आफ्टर द एंगेजमेंट पार्टनर हैज कंडक्टेड एन ऑडिट, कोई और पर्सन आना चाहिए एंड उसको देखना चाहिए कि इस एंगेजमेंट में कुछ भी ऑडिट, रिव्यू, अश्योरेंस, जो भी एंगेजमेंट है उसमें क्वालिटी कंट्रोल सही से फॉलो हुआ ना, सारे स्टैंडर्ड सही से फॉलो हुए ना, जितने भी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे सही से कंप्लाई हुए ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो रहा है जो कि बस ये चेक कर रहा है कि जितने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो होने चाहिए थे वो सारे हुए ना। ये किन एंटिटीज के लिए मैंडेटरी होता है, तो लिस्टेड एंटिटीज में मैंडेटरी होता है क्योंकि वहां पे पब्लिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है एंड वहां पे एक भी भूल बाय ऑडिटर कैन लीड टू अ प्रॉब्लम बाय मोस्ट ऑफ द पब्लिक और बाय मेनी ऑफ द पब्लिक। तो लिस्टेड एंटिटीज में तो ये मैंडेटरी होता है। इसके अलावा पब्लिकली इंटरेस्टेड एंटिटीज यानी जहां पे शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पब्लिक, वहां पे भी कई ऑडिट फर्म्स इसको मैंडेटरी करती है। Significant judgments made in engagement should be reviewed by an engagement quality control reviewer for taking an objective view before the report is issued। ये किन एंटिटीज के लिए मैंडेटरी होता है, तो लिस्टेड एंटिटीज के लिए तो ये मैंडेटरी होता है क्योंकि वहां पे लॉट ऑफ पब्लिक इज इंटरेस्टेड, वहां पे छोटी सी भूल बाय द ऑडिटर कैन अफेक्ट अ लॉट ऑफ पब्लिक। अदर देन लिस्टेड एंटिटीज, अगर ऑडिट फर्म चाहे तो वो पब्लिकली इंटरेस्टेड एंटिटीज में ये चीज मैंडेटरी कर सकता है क्योंकि येट अगेन वहां पे अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ऑडिटर ने स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए होंगे तो लॉट ऑफ पब्लिक विल बी अफेक्टेड। यानी अदर एंगेजमेंट्स में फर्म शुड डिवाइस अ क्राइटेरिया टू डिटरमाइन केसेस रिक्वायरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। मोस्टली इट इज इन पब्लिकली इंटरेस्टेड entities। WT Private Limited is engaged in the business of manufacturing a product liable to GST at the rate 5%. The input raw materials for manufacturing this products are liable to GST at the rate 12% and 18%. As a result, at the end of financial year, ITC on inputs amounting to rupees 60 lakhs is accumulated in the electronic credit ledger and refundable to the company under provisions of GST law. How would the above amount of 60 lakhs be reflected and classified in the balance sheet of the company? State few audit procedures to be performed by you for the verification of the aforesaid balance। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, WT प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है एंड इनका जो आउटपुट GST है वो 5% पे होता है, बट इनपुट पे इनको 12 और 18% पे GST देना पड़ता है। यानी इनका इनपुट टैक्स इज मोर देन द आउटपुट टैक्स। एंड अगर आपको पता हो जब इनपुट टैक्स आउटपुट से ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली रिफंड वाला चक्कर आता है क्योंकि जितना इनपुट एडजस्ट होना चाहिए था आउटपुट के साथ वो तो हो गया, अब जो एक्सेस बच गया वो जो है रिफंडेबल हो जाता है। एंड WTE प्राइवेट लिमिटेड के साथ यहाँ पे यही हो रहा है कि उनका जो इनपुट है वो आउटपुट से ज्यादा है, तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट किया है कि 60 लाख रुपीस उनको रिफंड मिलना चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है ये जो 60 लाख का एक्सेस क्रेडिट जमा हुआ है इनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ये कैसे क्लासिफाई होगा बैलेंस शीट में एज एन ऑडिटर आप इस बैलेंस को कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर क्लासिफिकेशन की, तो ये क्लासिफाई होंगे अंडर अदर करेंट एसेट्स। तो इनका क्लासिफिकेशन कहाँ होगा, अंडर अदर करेंट एसेट्स। अब अगर बात करें ऑडिट प्रोसीजर्स की, तो एज एन ऑडिटर आप इनको कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना चाहिए रीजनेबिलिटी एनालिसिस, यानी देखना चाहिए परचेज जितना हुआ है एंड उस पर जितना इनपुट कैलकुलेट हो रहा है उतना ही दिखाया गया है ना। परचेज जितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उस पे अगर आप परसेंटेज लगाए और इनपुट कैलकुलेट करें तो जितना इनपुट आपके कैलकुलेशन से आ रहा है उतना ही इनपुट दिखाया गया है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजनेबिलिटी एनालिसिस करनी है। अगर कुछ वेरिएंस दिखे यानी अमाउंट एज पर कैलकुलेशन एंड अमाउंट एज पर लेजर में कुछ डिफरेंस दिखे तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट से बात करना चाहिए। उसके बाद इनपुट क्लेम किया है तो रिटर्न्स भी फाइल किए होंगे, तो रिटर्न्स की कॉपीज ले लो। अच्छा, 31 मार्च को भले ही रिफंड नहीं आए बट अप्रैल मई जून तक तो रिफंड आ जाएगा एंड तब तक तो ऑडिट चल रहा होगा, तो
तो उस टाइम जब मई जून में ऑडिट चल रहा होगा तब के बैंक स्टेटमेंट्स एक बार ले लेना एंड चेक कर लेना, जितना अमाउंट रिफंडेबल दिखाया था उतना अमाउंट रिफंड आया तो सही ना। एंड लास्टली चेक कर लो कि अमाउंट रिकॉर्डेड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अमाउंट रिकॉर्डेड एज पर जीएसटी पोर्टल सही तो है ना, मतलब अकाउंट्स और जीएसटी पोर्टल में कहीं पे कोई डिस्क्रिपेंसी या डिफरेंसेस तो नहीं है ना। तो एज एन ऑडिटर मुझे क्या क्या करना है, सबसे पहले मुझे रीजनेबिलिटी एनालिसिस करनी है, कोई वेरिएंस दिखे तो उसके बारे में पूछना है, उसके बाद जीएसटी रिटर्न्स की कॉपीज लेनी है, अप्रैल मई जून तक पक्का रिफंड आ जाएगा तो वहां पे बैंक स्टेटमेंट से चेक करना है, देखना है आईटीसी एज पर जीएसटी पोर्टल एंड आईटीसी एज पर बुक्स में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना। Fourth question, CAZ is appointed as the statutory auditor of Beta Private Limited for the year 23-24. There exists an internal audit function in the company headed by the Chief Internal Auditor, CAK. Valuation of trade receivables of the company is assessed as an area of high risk by statutory auditor. He wants to take direct assistance of Chief Internal Auditor in respect of above matter, discuss along with reasons whether it would be proper for the statutory auditor to assign checking of accuracy of aging of trade receivables to Chief Internal Auditor, assign evaluation of adequacy of provision based on the aging of trade receivables to Chief Internal Auditor. तो अगर आपको पता हो ऐसे 610 करके एक ऐसे है जो आपकी सिलेबस में है एंड वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को गाइड करता है कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज में स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की हेल्प ले सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है बीटा प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है एंड CAZ जो है वो इसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। बीटा प्राइवेट लिमिटेड के चीफ इंटरनल ऑडिटर है CAK एंड CAZ जो है वो CAK की मदद चाहते हैं कुछ एरियाज में। किन एरियाज में चाहते हैं? सबसे पहले एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स को चेक करने में वो चाहते हैं कि CAK जो है उसकी मदद करे एंड दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग में वो चाहते हैं वो CAK की मदद ले। अब आपको बताना है क्या इन दो एरियाज में CAZ CAK की मदद ले सकते हैं, यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर की मदद ले सकता है, अगर हाँ तो क्यों और अगर ना तो क्यों। तो अगर ऐसे 610 आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया हाई रोमम एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर की मदद नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को खुद चेकिंग परफॉर्म करने चाहिए, खुद प्रोसीजर्स परफॉर्म करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली रिपोर्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर को ही देना है और अगर वहाँ पे कुछ गलत हो गया तो भैया गड़बड़ हो सकती है। तो हाई रोमम हाई जजमेंट वाले एरियाज में आपको इंटरनल ऑडिटर का यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर बात करें एक्यूरेसी ऑफ एजिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स की तो ये हाई रोमम हाई जजमेंट एरिया है नहीं, तो यहाँ पे जो CAZ है वो CAK की मदद ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर बात करें इवैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन बेस्ड ऑन द एजिंग, यानी कहाँ प्रोविजन बनना चाहिए और कहाँ नहीं, तो यहाँ पे जजमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। यहाँ पे जो है CAZ को CAK की मदद नहीं लेनी चाहिए। तो आपको ऐसे ही आंसर करना है, आपको बताना है कि जहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व है, जहाँ पे रोमम हाई है, वहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर की मदद नहीं लेनी चाहिए। अगर बात करें पहले काम की जहाँ पे सिर्फ एक्यूरेसी चेक करना है तो वहाँ पे इतना जजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो चीफ इंटरनल ऑडिटर की हेल्प ले सकता है। पर अगर बात करें एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन चेक करने की तो वहां पे जजमेंट का इन्वॉल्वमेंट है एंड वहां पे जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसको इंटरनल ऑडिटर की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो लास्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो इज अ टेबल कंटेनिंग कॉलम A एंड कॉलम B. कॉलम A contains the description of certain controls in the automated environment. Complete column B by stating appropriate type of कंट्रोल। तो अगर आपने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ा होगा तो उसमें 3 टाइप्स के कंट्रोल्स के बारे में हमने सीखा है। जनरल IT कंट्रोल्स, जिनको परवेसिव कंट्रोल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशंस है उस सब पे वो कंट्रोल करते हैं। दे इंश्योर कि जितने भी एप्लीकेशंस है उसमें सब कुछ सही जा रहा है एंड सिस्टम ऑल टुगेदर सही से काम कर रहा है। फिर आते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स, जो पर एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, यानी इनका फोकस एक एक एप्लीकेशन पे होता है। एंड लास्ट होता है IT डिपेंडेंट कंट्रोल, जो कि सम काइंड ऑफ डेटा, सम फॉर्म ऑफ डेटा फ्रॉम IT यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 चीजें बताई गई हैं, आपको बताना है कि ये जनरल IT कंट्रोल है, एप्लीकेशन कंट्रोल है या IT डिपेंडेंट कंट्रोल है।
अगर बात करें रीजनेबलनेस चेक की, तो मैं बता दूं ये एप्लीकेशन कंट्रोल होता है, ये एप्लीकेशन कंट्रोल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल इज कई बार बहुत सारे वेबसाइट्स में आप देखेंगे कि जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखने का ऑप्शन हो, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखने का ऑप्शन हो, वहाँ पे आपको सिस्टम ABCD का ऑप्शन ही नहीं देता, यानी वहाँ पे आप ABCD एंटर ही नहीं कर सकते। दिस बेसिकली इंश्योर्स जो भी इनपुट जा रहा है वो सही जा रहा है उस एप्लीकेशन में। तो ऐसे टाइप के जो कंट्रोल्स होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल होते हैं, जनरल IT कंट्रोल्स नहीं होते। कंट्रोल्स ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, कंट्रोल ओवर एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, प्रोग्राम चेंज एंड कंट्रोल्स, तो ये सारे जो होते हैं वो जनरल IT कंट्रोल्स होते हैं। इन सब का एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है, ICAI ने पहले ही बता रखा है। ये 4-5 कंट्रोल जनरल IT कंट्रोल्स के अंदर आते हैं, दूसरे एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, तीसरा IT डिपेंडेंट कंट्रोल्स के अंदर आते हैं। तो एक मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, क्योंकि उनको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है यार ये IT हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो छोड़ के चले जाते हैं। एंड सी इतना आसान क्वेश्चन आया है, तो अगर आप अच्छे से एग्जाम्पल्स ये सब पढ़ के जा रहे हैं, मतलब समझ के जा रहे हैं, तो आप आराम से ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट कि ये सब चीज़ें मत छोड़ के जाइए, एक बार रीडिंग लगा के जाइए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ के जाइए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको लर्न करके जाइए, ताकि कल को ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप आराम से आंसर कर पाए। सो दिस वॉज मॉडल टेस्ट पेपर 1। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, एंड आई होप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीरीज, क्योंकि हम सॉल्व करने वाले हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। एंड आज के क्वेश्चंस भी यू हैव टू अग्री अच्छे थे, यू हैव टू अग्री कि ये सब कॉन्सेप्ट्स आपसे मिस हो सकते हैं। सो डू कीप वॉचिंग दिस सीरीज, एंड दैट इज इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे कल विथ एपिसोड 2 विथ मॉडल टेस्ट पेपर 2, and until then keep following Naveen classes. Thank you.